सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन दिया गया है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट में भी आपने बताया हुआ था कि इस पे वीडियो सेशन लाया जाए। तो आज हमारे पास ये फर्स्ट मैराथन सेशन रहेगा। वैसे हमने आपको पहले भी हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई हुई है, MCQs भी करवाए हैं, लेकिन ये हमारे पास लास्ट रिवीजन सीरीज है, लास्ट रिवीजन सीरीज, ठीक है। और आपकी डिमांड पे ही लाई गई है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। तो आपका काम है वीडियो को पॉज करना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना। कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हैं, इसी से आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अब JKSSB का लेवल भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आपको मालूम ही है। बाकी अगर आपको PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया। लास्ट डेज में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपका एक छोटा सा काम है, छोटा सा काम पता है क्या है? क्लास को लाइक कर देना है यार, क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए आज रात से हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे भी आपके क्विज क्वेश्चंस कंडक्ट करवाएंगे, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे और जो JKSSB का अब लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोलॉजी। आपको इकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इकोलॉजी स्टडीज द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। फिर पूछा गया इट इंक्लूड्स इंट्रैक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑनली दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड। देखो, इकोलॉजी स्टडीज द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड्स इंट्रैक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, इकोलॉजी क्या होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी हमारे पास प्यारे दोस्तों साइंटिफिक स्टडी होती है। किसकी? याद रख लेना, साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक जो स्टडी देखने को मिलती है हमारे पास, किसकी? इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और साथ ही साथ एंड देयर इन्वायरमेंट के बीच में। किसके बीच में? एंड देयर इन्वायरमेंट के बीच में। ये चीज़ आप याद रखोगे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्ट विद फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं इकोसिस्टम पे, ठीक है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ये क्लाइमेट पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, जियोलॉजी पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, और लैंड यूज़ जो हमारे पास होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, इसका क्या होता है हमारे पास? इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस, ये चीज़ याद रख लेना, किस पे? क्लाइमेट पे, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दूसरा दिया गया है बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशियस डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ओनली दिया गया है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या नन। क्या आंसर आएगा? देखो, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आप सबको मालूम है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये भी सही है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशियस डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, ये टॉपिक आपको ना जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे दिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या रहती हैं, क्या पूछा जाए? मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या रहती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और क्वेश्चन इस पे बनेगा भी, ठीक है। देखो, सबसे पहला मेन कारण आपको पता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है ना, यानी जिसमें डिफोरेस्टेशन आ जाता है। क्या आता है? डिफोरेस्टेशन, ओके। इसी में अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन आ सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता है, ठीक है ना। ये ऐसे कारण हैं, मेजर प्रॉब्लम हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय करेंगे इकोसिस्टम को, इसको
डिस्ट्रॉइंग करेंगे इकोसिस्टम को। ये सारी चीज़ें जब हमें देखने को मिलती हैं। तो दूसरा हमारे पास कारण है, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, ये तो चलो आपको समझ में आ गया, एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा आप याद रख लेना, पोल्यूशन। क्या? पोल्यूशन। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो पोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाता है, कंटामिनेशन, कंटामिनेशन ऑफ एयर, है ना, वाटर, ठीक है, एंड सॉइल, ये चीज़ आप जानते हैं ना, फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, ये चीज़ आप याद रख सकते हो। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। तो पोल्यूशन इन चीज़ों से हमें देखने को मिलती है ना, जिसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे पड़ता है। और साथ साथ तीसरा कारण भी आप लिख सकते हैं, तीसरा कारण है प्यारे दोस्तों हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि हमारे पास ना कई बार ओवर फिशिंग देखने को मिलता है, ठीक है, ओवर फिशिंग, हंटिंग, हंटिंग हो गया, एंड और हमारे पास क्या हो सकता है, एक्सेसिव, याद रख लेना, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। समझ आ गई बात? आ गई होगी। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना जो भी मैंने यहाँ पे आपको नोट करवाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपसे क्वेश्चन पे थर्ड में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। देखो, इट रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पीशीज, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये पूछा गया है। हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंटल चेंज, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑनली, सेकंड ऑनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं ना, आपको याद रखना है जेनेटिक डाइवर्सिटी होता क्या है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना प्यारे दोस्तों, क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक, जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमारे पास जब वेरिएशन देखने को मिलती है, क्या, वेरिएशन ऑफ जीन्स देखने को मिलता है, ठीक है, विद इन किसके अंदर, विद इन स्पीशीज के अंदर, तो ये हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है प्यारे दोस्तों हमारे पास किसके लिए, फॉर एडेप्टेशन, ठीक है, एंड सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करोगे, समझ आया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू ए लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर पैटर्न, कि क्लाइमेट चेंज जो है ये रेफर्स किया जाता है लॉन्ग टर्म चेंज जब वेदर पैटर्न में देखने को मिले। फिर दिया गया क्लाइमेट चेंज अकर्स ओनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, नन। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू ए लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर पैटर्न, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज अकर्स ओनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये गलत है, याद रख लेना, ठीक है, ये गलत है। क्लाइमेट चेंज अकर होता है बोथ, हमारे पास याद रख लेना बोथ, इसमें नेचुरल भी कारण हो सकते हैं एंड ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास ह्यूमन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस। आप देखो ना, आपको ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन पूछा है। पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, क्या ये एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। फिर पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ट्रैप करती हैं हीट को इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में, क्या ये स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या नन, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सबको पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, तो ये भी सही है, और दूसरा भी सही है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं ये ट्रैप करती हैं हीट को इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। यहाँ पे हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा ना। देखो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अभी हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज हमारे पास सिंपली लॉन्ग टर्म चेंज अब देखने को मिले, यहाँ पे टेम्परेचर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। क्या चीज़, लॉन्ग टर्म चेंज, लॉन्ग
टर्म चेंज। एक तो हमारे पास टेम्परेचर में देखने को मिल सकता है, दूसरा रेनफॉल में देखने को मिल सकता है, ठीक है, विंड पैटर्न में देखने को मिल सकता है, विंड पैटर्न में, एंड क्लाइमेट जो हमारे पास कंडीशन है इनमें, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस में। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर में, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो हमें क्या देखने को मिलेगी, चेंज, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, समझ आया। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में नेचुरल क्लाइमेट चेंज भी होता है। जैसे कि हम नेचुरल की बात कर रहे थे ना, तो नेचुरल में याद रख लेना हमारे पास क्या आता है, नेचुरल में हमारे पास वोल्केनिक इरप्शन आता है। क्या आता है, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। सोलर रेडिएशन चेंज, क्या, सोलर रेडिएशन याद रख लेना, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। बाकी हमारे पास जो ह्यूमन काजेज हैं, ह्यूमन में क्या आता है, जैसे कि बर्निंग करना, किसको, बर्निंग करना, फॉसिल फ्यूल को, किसको, फॉसिल फ्यूल को, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास डिफोरेस्टेशन इसका कारण है, क्या है, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, ये याद रखोगे। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, क्या, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात हो रही थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है ना, जिसे आप क्या कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे पास जो मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन किसे कहते हैं, CH4 को। और जो हमारे पास N2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ट्रैप करते हैं किसको, हीट को, याद रख लेना, एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। और इससे क्या होता है, ये काज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्या काज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। समझ आया, आया होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। पहला दिया गया डिफोरेस्टेशन लीड्स टू हैबिटेट लॉस। क्या हमारे पास डिफोरेस्टेशन जो है ये कारण है कि इससे हैबिटेट लॉस होता है। दूसरा दिया गया है हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस कैन लीड टू स्पीशियस एक्सटेंशन, और इससे स्पीशियस एक्सटेंशन देखने को मिलता है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो अगर हम बात करते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की, तो जब लैंड कन्वर्शन हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, तो उससे स्पीशियस एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है। क्या कहा मैंने कि जब हमारे पास क्या देखने को मिले, लैंड कन्वर्जन, क्या, लैंड कन्वर्जन किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, ठीक है ना, माइनिंग के लिए, और अर्बनाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। तो इससे क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो आंसर आएगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज पे क्वेश्चन बना है, इन्वेजिव स्पीशीज आर नॉन नेटिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस इनटू एन इकोसिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछा जा रहा है, दे ऑफन हार्म नेटिव स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। ये नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती हैं जो इंट्रोड्यूस होती हैं किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, और वहाँ पे जितनी भी हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं उनको ये हार्म पहुँचाती हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, नन, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन एसिडिफिकेशन। पहला स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन। क्या जो इंक्रीज़ देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ये इंक्रीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन, और दिस लीड्स टू ओशन एसिडिफिकेशन अफेक्टिंग मैरीन लाइफ। तो इससे ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, नन। तो आपको पता है जब इंक्रीज़ देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो इंक्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन भी देखने को मिलेगा। तो इससे ही ओशन एसिडिफिकेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बोथ, ठीक है, बोथ ही यहाँ पे सही आंसर आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। पहला पूछा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज से इंक्रीज हो सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और क्लाइमेट चेंज हैज़ नो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता बायोडाइवर्सिटी पे। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, नन। देखो क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये तो सही है। क्लाइमेट चेंज हैज़ नो इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये गलत है। इफेक्ट तो होगा इसका। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक, पहला दिया गया रीन्यूएबल एनर्जी हेल्प्स रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, कि जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है मदद करती है रिड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, और कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम मदद करता है प्रोटेक्ट करने में बायोडाइवर्सिटी को। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, नन, सिंपल है, इसका आंसर आएगा बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है मदद करती है रिड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को। क्वेश्चन नंबर 11, शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब दिया क्या गया है पहला स्टेटमेंट, करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर मच हायर देन नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटेंशन रेट, कि जो करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट है ये मच हायर देन है नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटेंशन रेट से। दूसरा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन रिड्यूस इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज पॉलिनेशन एंड क्लीन वाटर सप्लाई, कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है रिड्यूस कर सकता है इकोसिस्टम सर्विसेज को, जैसे पॉलिनेशन एंड क्लीन वाटर सप्लाई हो गया। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड पोल्यूशन आर अमंग द मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, याद रखना करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स जो है मच हायर देन है नेचुरल बैकग्राउंड एक्सटेंशन रेट से। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारे पास स्पीशीज एक्सटेंशन रेट टुडे है ना, ये लगभग 10 से 100 टाइम्स हायर है। क्या है? हायर, याद रख लेना, देन नेचुरल रेट से। ठीक है, देन नेचुरल रेट्स, ये चीज़ आप नोट करोगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ही रिड्यूस होता है इकोसिस्टम सर्विसेज का। ठीक है, मतलब रिडक्शन देखने को मिलता है, जैसे पॉलिनेशन एंड क्लीन वाटर सप्लाई की बात करें। और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड पोल्यूशन जो है अमंग द मेजर काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस माने जाते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज कैन एक्ट एज ए थ्रेट मल्टीप्लायर पुशिंग इकोसिस्टम टुवर्ड टिपिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है ये एक्ट करता है एज ए थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पे, और पुशिंग करता है इकोसिस्टम को टुवर्ड टिपिंग पॉइंट्स पे। और ओशन वार्निंग एंड एसिडिफिकेशन कैन डैमेज कोरल रीफ इकोसिस्टम, और ओशन वार्निंग और एसिडिफिकेशन डैमेज कर सकते हैं कोरल रीफ इकोसिस्टम को। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर सकता है रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड यहाँ पे रॉन्ग है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम टू इन्वायरमेंटल चेंज, ये गलत है। ये दोनों यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू फॉसिल फ्यूल कंबस्टन? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो प्राइमरली पूछा गया है? क्या पूछा गया है? प्राइमरली। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू फॉसिल फ्यूल कंबस्टन, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है एक्सेस न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ काज एल्गल ब्लूम्स इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन, सेलिनाइजेशन। देखो, एक्सेस न्यूट्रिएंट इन वाटर बॉडीज फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ काजिंग एल्गल ब्लूम इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी टर्में इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी टर्में इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके मैं लिखवा देता हूँ। पहले तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन होता है जब इंक्रीज देखने को मिले, क्या देखने को मिले? इंक्रीज देखने को मिले इन कंसंट्रेशन ऑफ, इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन में? टॉक्सिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन में। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स एट, याद रखना ना, हायर लेवल, एट हायर लेवल ऑफ द फूड चेन। ये आप इसके बारे में याद रखोगे, फूड चेन। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, जब इंक्रीज देखने को मिले कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस में इन ऑर्गेनिजम्स एट हायर लेवल ऑफ द फूड चेन में। ठीक है, फिर यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यूट्रोफिकेशन के बारे में याद रखना है जब एक्सेसिव क्या देखने को मिले? एक्सेसिव हमारे पास ग्रोथ ऑफ एल्गी देखने को मिले। क्या देखने को मिले? ग्रोथ ऑफ एल्गी, याद रख लेना, एल्गी इन वाटर बॉडीज, इन वाटर बॉडीज। ठीक है,
ड्यू टू हाई न्यूट्रेंट की वजह से, ड्यू टू किसकी वजह से, हाई न्यूट्रेंट की वजह से, जैसे कि खास करके नाइट्रोजन, ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं फास्फोरस की वजह से। तो डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है हमारे पास, याद रख लेना, प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिससे क्या हो जाए, बाई विच फर्टाइल, जितनी भी हमारे पास फर्टाइल लैंड होती है ना, ये क्या बन जाती है, बिकम्स डेजर्ट, ठीक है, ड्यू टू डेजर्ट, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्रॉट की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन। और सेलिनाइजेशन क्या होता है, सेलिनाइजेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, याद रख लेना, ऑफ साल्ट्स इन सॉइल, ठीक है। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस हो जाएगी सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करोगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बायोमैग्निफिकेशन फूड चेन टॉक्सिसिटी होता है, यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम इन वाटर होता है, और डिसर्टिफिकेशन लैंड टर्निंग इनटू डेजर्ट, और सेलिनाइजेशन साल्ट एक्यूमुलेशन इन सॉइल। हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज मेनली काज बाय विच ग्रुप ऑफ केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, के जो हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देखने को मिलता है, मेनली पूछा गया है। तो याद रख लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, विच इन्वायरमेंटल इशू रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स कंटेनिंग लैंड, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। आंसर आएगा सॉइल पोल्यूशन, याद रख लेना, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन जो है ना, याद रखना, ये एक ऐसा इन्वायरमेंटल इशू है जो रिजल्ट होता है मेनली फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स, जो कंटेमिनेटिंग करती हैं लैंड को। तो इसका आंसर आएगा सॉइल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, द कंसेप्ट ऑफ 3RS इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, JKSSB ने ना 2 से 3 बार पूछ लिया है, आस्क्ड बाई JKSSB, आस्क्ड बाई JKSSB। रिड्यूस, रिसाइकल, रिफॉरेस्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, रीबिल्ड, रीड्यूस, रिपेयर, रीस्टोर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। पहला स्टेटमेंट, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर पूछा जा रहा है, मॉडर्न क्लाइमेट चेंज इज लार्जली ड्राइवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज ओनली इंक्लूड नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिंपली इसका आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्लाइमेट चेंज ओनली इंक्लूड नेचुरल क्लाइमेटिक वेरिएशन, ये नहीं है, इसमें सिर्फ नेचुरल क्लाइमेटिक नहीं, यहाँ पे ह्यूमंस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहला स्टेटमेंट, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप करती हैं हीट को इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में। फिर दिया गया, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज कम्प्लीटली हार्मफुल एंड हैज़ नो नेचुरल रोल इन मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर। तीसरा दिया गया, इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इंटेंसिफाइज ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप करती हैं हीट को अर्थ एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज कम्प्लीटली हार्मफुल एंड हैज़ नो नेचुरल रोल इन मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर, ये गलत है, ये गलत है। इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन इंटेंसीफाई ग्लोबल वार्मिंग, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। काज पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, याद रख लेना। पहला दिया गया, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। दूसरा दिया गया है, डिफोरेस्टेशन रिड्यूसेस करता है एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट को टू अब्जॉर्व करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा दिया गया है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? काज ऑफ क्लाइमेट चेंज पे पूछा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली। बताओ क्या आंसर आएगा? जब बात करते हैं ना इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। डिफोरेस्टेशन रिड्यूस करता है एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। याद रख लेना, डिफोरेस्टेशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन काज क्या होते हैं इसके, क्या पूछा जाए मेन काज के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेना, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो मेन काज की जब हम बात करते हैं तो मेन काज हमारे पास सबसे पहले रहता है क्या, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, क्या रहता है, बर्निंग, याद रख लेना, फॉसिल फ्यूल्स, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास रहता है डिफोरेस्टेशन, क्या रहता है, डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तीसरा क्या रहता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ठीक है, ये भी एक कारण है, याद रख लेना, क्योंकि लाइव स्टॉक लाइक काउज एंड शीप प्रोड्यूस क्या करते हैं, मीथेन CH4, फर्टिलाइज क्या करते हैं, रिलीज, याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड। और चौथा कारण हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी हैं, क्या, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, ये पॉइंट आप नोट करोगे। और पांचवा कारण हमारे पास वेस्ट एंड लैंडफिल भी है, वेस्ट एंड लैंडफिल्स, ये चीज़ आप याद रख लेना। तो मेजर काज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंक्रीज़ करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज को, स्पेशली बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को, तो ये भी एक कारण है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेज। पहला दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया गया है मीथेन, तीसरा दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली ग्रीन हाउस गैस रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मीथेन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड वेस्ट डिकम्पोजिशन, और नाइट्रस ऑक्साइड इज मेनली रिलीज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल है, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है जो रिलीज होती है बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, और मीथेन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड वेस्ट डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है। और नाइट्रस ऑक्साइड इज मेनली रिलीज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, क्या ये सही है। फिर अर्थ एमिट्स करती है यानी ऑब्जर्व एनर्जी को बैक टू स्पेस एज लॉन्ग वेव यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के तौर पे, और ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्व करती हैं आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को एंड रीमिटेड करती हैं, ट्रैपिंग करती हैं हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट अब यहाँ पे सही है। चलिए, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंपल है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, सारे के सारे सही। शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज विद देयर मेजर सोर्सेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। मैंने हर वो क्वेश्चन यहाँ पे रखने की कोशिश की है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पहले दिया गया लिस्ट फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस, फिर दिया गया लिस्ट सेकंड मेजर सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, मीथेन दिया गया, नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया है। अब जोड़ना है आपको, आपको क्या करना है, जोड़ना है। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या आएगा, देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मीथेन, लाइफ स्टॉक एंड लैंड फिल्स, यही पढ़ा है। और फिर मैंने आपको क्या बोला, नाइट्रस ऑक्साइड, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर्स। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ विद देयर इमिशन सोर्सेज। देखो, लिस्ट फर्स्ट एक्टिविटी, लिस्ट सेकंड एमिशन सोर्स, एनर्जी जनरेशन, एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन। आपको जोड़ना है, चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आंसर आएगा। एनर्जी जनरेशन की बात करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग कोल एंड गैसेस से देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर मीथेन फ्रॉम लाइफ स्टॉक से, और डिफोरेस्टेशन रिलीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म एंथ्रोपोजेनिक रेफर्स टू एनवायरमेंटल चेंज काज्ड बाय, एंथ्रोपोजेनिक पे पड़ा है क्वेश्चन, नेचुरल क्लाइमेटिक साइकिल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, वोल्केनिक इरप्शन, सोलर रेडिएशन। सिंपल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्या आंसर आएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार आते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, विच टर्म रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाई एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोडक्ट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, या फिर बायो कैपेसिटी। सिंपल है, कार्बन फुटप्रिंट इसका सही आंसर आएगा, क्या, कार्बन फुटप्रिंट,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन फुटप्रिंट इसका सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27, ओशन एसिडिफिकेशन अकर्स मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इन ओशंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सी वाटर, इंक्रीज इन नाइट्रोजन इन ओशन, राइज इन ओशन सैलिनिटी। सिंपल ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सी वाटर। ओशन एसिडिफिकेशन मेनली अकर्स करता है इसकी वजह से। देखो जब हम बात करते हैं ना ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में, ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है? डिक्रीज हो जाना। क्या हो जाना? याद रखना ना, डिक्रीज इन द पीएच। याद रखना, पीएच ऑफ ओशन, ओशन वाटर, ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या होता है याद रखना। इफ़ेक्ट की बात करें ना, क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है कोरल रीफ्स जो होती हैं ना, कोरल रीफ्स ये डैमेज हो जाती हैं, गेट डैमेज्ड, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे शेल फिश हो गया, है ना, शेल फिश या प्लैंकटन, तो ये क्या करते हैं? ये स्ट्रगल करते हैं। किसकी स्ट्रगल करते हैं? याद रखना ना, टू बिल्ड शेल, शेल बनाने की, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। और इससे क्या होता है, जो मैरीन हमारे पास क्या होता है, मैरीन याद रखना, फूड चेन ये इससे डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओशन एसिडिफिकेशन इज द रिडक्शन इन द ओशन पीएच काज बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक, याद रख लेना, ये काज होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से। होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्राइवर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। पहला स्टेटमेंट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज। हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग इज ए मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड इन्वेजिव स्पीशीज आल्सो कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ऑल ऑफ द अबव मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये सारे के सारे मेजर क्या हैं? ड्राइवर्स हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। पहला दिया गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन रिड्यूस इकोसिस्टम रेजिलियंस टू नेचुरल डिजास्टर एंड पेस्ट्स। दूसरा दिया गया, डिक्लाइन ऑफ पॉलिनेटर्स कैन थ्रेटन फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तीसरा दिया गया, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन एंड ओवर फिशिंग हैव कंट्रीब्यूटेड टू बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन इकोसिस्टम सच एज द अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड मैरीन एनवायरनमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कंसिक्वेंसेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन रिड्यूस इकोसिस्टम रेजिलियंस टू नेचुरल डिजास्टर एंड पेस्ट, बिल्कुल सही है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिनेटर कैन थ्रेटन फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, बिल्कुल सही है। लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन एंड ओवर फिशिंग हैव कंट्रीब्यूटेड टू बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन इन इकोसिस्टम सच एज द अमेजन रेन फॉरेस्ट एंड मैरीन इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, OMR टेस्ट सीरीज होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होंगे, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल हमने पेड टेलीग्राम में डाल के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि आपको टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन जो है एग्ज़ाम तक रहेगी। तो अगर आज आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे, लास्ट जो 2-4 दिन है, अगर आपको रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो इसकी फ़ी आज आपको ओनली एंड ओनली यहाँ पे ना 269 पड़ेगी, 269। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, मैसेज वही एस्पायरेंट करना जो सीरियस होंगे, जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। ऐसे फालतू में कोई भी मैसेज नहीं करेगा। हमारी टीम के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक का टाइमली रिप्लाई कर पाए, क्योंकि हमें आपको लेक्चर्स भी देने होते हैं, हमें आपके टेस्ट भी बनाने होते हैं। तो ये अपडेट देना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आती है। तो ये सारे PDF आपको पेड टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है, A to Z, और आपको इसमें टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर लेना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 8492886188। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है, माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट पे बेस्ड, ठीक है, माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनिंग इन इंडिया।
देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया गया माइनिंग कंट्रीब्यूट्स अबाउट 2 to 3% टू इंडियाज़ जीडीपी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा दिया गया माइनिंग एक्टिविटीज़ कैन लीड टू डिफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? फिर दिया गया माइनिंग एक्टिविटीज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल है, माइनिंग कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 2 to 3% टू इंडियाज़ जीडीपी, ये बिल्कुल सही है। माइनिंग एक्टिविटीज़ कैन लीड टू डिफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये भी सही है, पर ये वाला गलत है, ये तो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आपको माइनिंग याद रख लेना, माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट पे पूछा जा रहा है, एंड इट्स याद रख लेना इफेक्ट्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनिंग इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट, माइनिंग कंट्रीब्यूट्स अराउंड 2 to 3% टू इंडियाज जीडीपी, क्या ये सही है या गलत? माइनिंग एक्टिविटीज़ कैन लीड टू डिफोरेस्टेशन, इससे हमारे पास डिफोरेस्टेशन होता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तीसरा दिया गया माइनिंग एक्टिविटीज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताइए क्या आंसर आएगा? देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइनिंग जो है ये कंट्रीब्यूट करती है लगभग 2 से 3% इंडिया जीडीपी में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा भी करेक्ट है, माइनिंग रिक्वायर्स करती है क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड रिमूविंग टॉप साइल, तो इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है। तीसरा गलत है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो माइनिंग जो है कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस जो भी हमारे पास क्या रहती हैं, गैस एमिशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुआ? जैसे कि कोल एक्सट्रैक्शन हो गया है ना, इससे क्या होता है, कोल एक्सट्रैक्शन होता है ना, यहीं पे ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग, ठीक है ना, और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ जो देखने को मिलता है, इससे इंक्रीज़ क्या होता है, एमिशंस एंड कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। पहला दिया गया है कि क्या हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन है। दूसरा दिया गया है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एसिड माइन ड्रेनेज, क्या ये भी है। तीसरा पूछा जा रहा है एयर पोल्यूशन फ्रॉम डस्ट एंड ब्लास्टिंग, क्या ये भी एक इसका इम्पैक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन बिल्कुल है। वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एसिड माइन ड्रेनेज बिल्कुल है, ठीक है, याद रख लेना। और एयर पोल्यूशन फ्रॉम डस्ट एंड ब्लास्टिंग ये भी है। ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग जिससे क्या होता है, याद रख लेना, रिलीज़ होती है, क्या रिलीज़ होता है, डस्ट और साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये काज करेगा एयर पोल्यूशन को, किसको, एयर पोल्यूशन को, एंड और साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, कि हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट माइनिंग का क्या है। पहला, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। फिर दिया गया है माइनर्स में सफ़र फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज लाइक सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। माइनिंग एक्टिविटीज ऑलवेज इंप्रूव द लिवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा माइनिंग प्रोजेक्ट्स में लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, बिल्कुल सही है। माइनर्स में सफ़र फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज लाइक सिलिकोसिस, याद रखना ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑलवेज इंप्रूव, ये कहाँ से इंप्रूव करने लगी, ठीक है, तो ये याद रखना। और भी बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे लंग फाइब्रोसिस भी आप नोट कर सकते हो, फाइब्रोसिस, ठीक है। तो ये काज किससे होता है, याद रखना, काज्ड बाय इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, तो याद रख लेना। माइनिंग डज नॉट ऑलवेज इंप्रूव लिवलीहुड्स, मैनी कम्युनिटीज़ जो हैं वो लॉस ऑफ लैंड को फेस करती हैं, लिवलीहुड को एंड सोशल कन्फ्लिक्ट्स को। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनिंग रेगुलेशन इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट, देखो कुछ में पूछा क्या जा रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा दिया गया है द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF,
इज ए ट्रस्ट इस्टेब्लिश टू कंपनसेट कम्युनिटीज़ अफेक्टेड बाई माइनिंग। तीसरा दिया गया है DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड मिनरल फाउंडेशन फंड्स आर यूज फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इफेक्टेड एरियाज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रख लेना। ये जो DMF है ना, याद रखना DMF ये किसको सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट करता है प्यारे दोस्तों हेल्थ केयर को, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन्वायरमेंटल याद रख लेना, रिस्टोरेशन जो किसमें देखने को मिलता है, माइनिंग एरियाज़ में, किसमें, माइनिंग एरियाज़ में। तो ये चीज़ याद रखोगे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रैट होल माइनिंग। याद रख लेना, रैट होल माइनिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रैट होल माइनिंग पे, इट इज़ एन अनसाइंटिफिक एंड स्मॉल स्केल मेथड ऑफ माइनिंग। फिर दिया गया है इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन द स्टेट ऑफ मेघालय, इट इज़ कंसिडर्ड इन्वायरमेंटली सेफ एंड सस्टेनेबल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ आर करेक्ट। आपको पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इट इज़ एन अनसाइंटिफिक एंड स्मॉल स्केल मेथड ऑफ माइनिंग माना जाता है और इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन स्टेट्स ऑफ मेघालय। ये वाला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा। रैट होल माइनिंग के बारे में याद रख लेना, रैट होल माइनिंग इन्वॉल्व करती है, याद रखना किसको, नैरो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं टनल, नैरो टनल जो डग किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, और ये स्पेशली कोल के लिए की जाती है, किसके लिए, कोल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। पहला स्टेटमेंट, क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा, स्पोर्ट सप्लाई रिस्क अराइजेज व्हेन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग आर कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू कंट्रीज और इंडिया हैज़ अबंडेंट रिजर्व्स फॉर ऑल क्रिटिकल मिनरल्स एंड इज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो याद रखना पहला स्टेटमेंट जो दिया गया ना, क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये सही है। सप्लाई रिस्क अराइजेस व्हेन एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग आर कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू कंट्रीज, ये भी सही है। पर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इंडिया हैज़ अबंडेंट रिजर्व फॉर ऑल क्रिटिकल मिनरल्स एंड इज सेल्फ सफिशिएंट, ये गलत है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये क्वेश्चन भी अपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे माइनिंग पे मैंने अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख लेना। मैं लिंक जो है ना, जो अब आपकी इन्वायरमेंटल सेक्शन है ना, पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वीडियोस देख लेना। ऑप्शन दिए गए, इट रेगुलेट्स द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया, इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर क्वेश्चनिंग सर्टेन मिनरल लिसिस, it deals only with minor minerals. Which of the statement given above is are correct? First only, first and second, second and third, first second and third। जब हम बात करते हैं ना इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये रेगुलेट करता है किसको, माइनिंग सेक्टर्स को इंडिया में, ये तो बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हमारे पास सर्टन मिनरल्स के लिए जो है लिसिस पे दिए जाते हैं, तो ये प्रोवाइड करता है अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये भी सही है। लेकिन इट डील्स ओनली विद माइनर मिनरल, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM। फुल एब्रीविएशन याद रख लेना। ऑप्शन दिए गए, इट एम्स टू सिक्योर इंडिया सप्लाई फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, इट प्रमोट्स डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इट फोकसेज ऑनली ऑन इंपोर्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। इट एम्स टू इंश्योर सिक्योर इंडिया सप्लाई फॉर क्रिटिकल मिनरल, ये सही है। और ये प्रमोट्स करता है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। पूछा गया था नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पे, तो आपको याद रखना है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसका एम है सिक्योर करना सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स नीडेड फॉर, जो किसके लिए ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, इनर्जी याद रख लेना, ट्रांजिशन के लिए,
ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज? लिथियम, निकल, कोबाल्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे आंसर चूज करना है। और देखो रियासी में जो हमारे पास लिथियम रिजर्व देखने को मिले थे ना, लिथियम रिजर्व, ठीक है, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है JK SSB क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आप पढ़ लेना, ये वर्डिंग मेरी याद रखना, हो सकता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, निकल, कोबाल्ट। ये जो मिनरल्स है ये कॉमनली यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में, तो याद रखना लिथियम पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो लिथियम है ना, ये मेन क्या माना जाता है? मेन, याद रखना, कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल। पहला, इंडिया इज लार्जली इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मिनरल सच एज लिथियम एंड निकल। कॉपर डिमांड इन इंडिया इज मेट entirely फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एग्जिस्ट विद इन इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। कॉपर डिमांड इन इंडिया इज मेट entirely फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये गलत है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लोर्स एंड आइडेंटिफाइज मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखना, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था प्यारे दोस्तों 1851 में, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है, याद रखना, फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए, जियोलॉजिकल मैपिंग, ये पॉइंट नोट कर लेना। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया। पहला, द गवर्नमेंट प्रमोट्स ओवरसीज मिनरल एक्विजिशन थ्रू कैबिल। कैबिल इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ नाल्को, HCL एंड MECL। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्या आंसर आएगा? सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखना। पहला भी सही है, द गवर्नमेंट प्रमोट्स करता है ओवरसीज करने के लिए मिनरल एक्विजिशन थ्रू कैबिल। अच्छा, कैबिल है क्या? याद रख लेना, ये क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो कैबिल क्या है? जॉइंट वेंचर है नाल्को का जॉइंट वेंचर, ठीक है। नाल्को क्या है? नाल्को का और HCL क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ओके। और MECL क्या है? मिनरल एक्सप्लोरेशन, याद रख लेना, कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूज्ड इन रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी? सिलिकॉन, नियोडिमियम या फिर टेलुरियम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से मिनरल्स यूज होते हैं रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट मिनरल एक्सप्लोरेशन। इट इज़ फंडेड थ्रू रॉयल्टी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनिंग operations. It was renamed as National Mineral Exploration and Development Trust. आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सारे ही सही हैं। इट वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट मिनरल एक्सप्लोरेशन, सही है। इट इज़ फंडेड थ्रू रॉयल्टी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशन, सही है। इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प इंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग? जीरो वेस्ट माइनिंग प्रैक्टिस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो मेजर्स है मदद करते हैं इंश्योर करने में सस्टेनेबल माइनिंग को, तो जीरो वेस्ट माइनिंग प्रैक्टिस भी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी है और रिहेबिलिटेशन ऑफ माइनिंग अफेक्टेड कम्युनिटीज भी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइनिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया। द फर्स्ट माइंस एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1901। क्या ये स्टेटमेंट सही है? फिर दिया गया है, इट इंट्रोड्यूस रेगुलेशन रिलेटेड टू माइनिंग सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इट इस्टेब्लिश द इंस्पेक्टर ऑफ माइन सिस्टम। क्या ये सही है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्या आंसर आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो माइंस एक्ट है ना, ये इनेक्टेड किया गया था 1901 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस रेगुलेशन रिलेटेड टू माइनिंग सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, और इस्टेब्लिश करता है इंस्पेक्टर ऑफ माइन सिस्टम को। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइंस एक्ट 1952। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन गवर्निंग सेफ्टी एंड वेलफेयर इन माइंस इन इंडिया। इट रेगुलेट्स वर्किंग आवर्स इन माइंस। इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स इन अंडरग्राउंड माइंस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है माइंस एक्ट के बारे में, तो बताओ क्या आंसर आएगा। आपको सही आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करो। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इट इवॉल्व फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ माइंस इंस्पेक्शन इस्टेब्लिश्ड इन 1902। या फिर इट रेगुलेट्स सेफ्टी एंड हेल्थ कंडीशन इन माइंस। इट मैनेज द ऑक्शन ऑफ मिनरल लिसेस इन इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। इट इवॉल्व फ्रॉम ब्यूरो ऑफ मिनरल इंस्पेक्शन एस्टेब्लिश्ड 1902। तो ये सही है, और ये रेगुलेट करता है सेफ्टी को एंड हेल्थ के रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं माइंस में, ये भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड लीजिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया? माइंस एक्ट 1952, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस क्वेश्चन का आंसर है माइंस मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 49 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग इन इंडिया। It is the most common mining method used in India. It is generally used for mineral located near the earth's surface. It involves removing overburden to access mineral deposits. Which of the statement given above is are correct? First only, first and second, second and third, first, second and third. आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडरग्राउंड माइनिंग। पहला दिया गया, इट इज यूज फॉर डीप मिनरल डिपॉजिट्स। क्या ये सही? थर्ड इंक्लूड्स रूम एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल माइनिंग। इट काजेज नो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस ऑन द सरफेस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल सी बात है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है, प्लेसर माइनिंग इज मेनली यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम हार्ड रॉक अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स, रिवर बेड्स एंड अलुवियल डिपॉजिट्स, माउंटेन स्लोप्स, डेजर्ट एंड ड्यून्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवर बेड्स एंड अलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, याद रख लेना। जो प्लेसर माइनिंग होती है ना, ये एक्सट्रैक्ट करती है मिनरल्स को, लाइक गोल्ड हो गया, टीन हो गया, एंड जो हमारे पास जेम स्टोन्स होते हैं। क्या होते हैं? जेम स्टोन्स। ठीक है, फ्रॉम रिवर सेडिमेंट्स एंड अलुवियल डिपॉजिट्स से। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन सीटू सोल्यूशन माइनिंग? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम रिवर बेड्स यूजिंग ड्रेजिंग मशीन्स, removing overburden to access surface minerals, injecting a solution underground to dissolve minerals and pump them out, digging tunnels deep underground to reach ore। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन सिटू सोल्यूशन माइनिंग पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग माइनिंग मेथड: सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग, प्लेसर माइनिंग, इन सिटू माइनिंग। इनमें से कौन सी जो प्रैक्टिस है इंडिया में की जाती है? क्वेश्चन ये पूछा गया, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे यहाँ पे होते हैं। सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग भी है, अंडरग्राउंड माइनिंग भी है, प्लेसर माइनिंग भी है और इन सिटू माइनिंग भी है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस तरह के।
क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया हैज़ अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ आयरन और कोल एंड बॉक्साइट, क्या सही है? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन इज वन ऑफ द मेजर मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। मिनरल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। होमवर्क है आपके लिए, क्या है? होमवर्क। कॉपी पे नोट करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर मेजर माइनिंग लोकेशंस। आयरन और उड़ीसा, गोल्ड कर्नाटका, लेड एंड जिंक राजस्थान। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच? आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से आंसर चूज़ करो, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? आपने आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरन और, ठीक है, उड़ीसा, गोल्ड कर्नाटका, लेड एंड जिंक राजस्थान। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये सही है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है द जावर माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, गोल्ड, लेड एंड जिंक, क्रोमाइट। इस क्वेश्चन का आंसर है लेड एंड जिंक। जो जावर माइन है राजस्थान की, ये फेमस है प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड जिंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया possesses one of the largest coal reserve in the world. Major coal producing state including Jharkhand and Chhattisgarh. Coal is an important fuel mineral used for power generation. Which of the statement given above is are correct? बताओ क्या आंसर आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है, याद रख लेना। मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट झारखंड एंड छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा जा रहा है यहाँ पे इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली, ठीक है, इन टोटल रीन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्या सही है या गलत? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ओनली, ठीक है। इंडिया रैंक करता है 4th नंबर पे ग्लोबली, 4th नंबर पे ग्लोबली इसका रैंक 4th पे है रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। और थर्ड है, याद रख लेना, थर्ड है किसमें? सोलर पावर में, सोलर पावर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है इंडिया हैज़ अचीव्ड मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। क्या ये सही है? इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाई 2030। विच ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो ये चीज़ें आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम नेचुरली रिप्लेनिशिंग सोर्सेज सच एज सोलर, विंड एंड वाटर। फिर दिया गया रिन्यूएबल एनर्जी इज कॉमनली रेफर टू एज क्लीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एट ऑल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? यहाँ पे दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, वो तो सामने सामने लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड देयर टाइप्स। वडला सोलर पार्क, सोलर एनर्जी, मुपंदल विंड फार्म, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्ट? पूछा जा रहा है कौन सा पेयर करेक्ट है, आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो ये याद रखना, वडला सोलर पार्क सोलर एनर्जी के लिए, मुपंदल विंड फार्म विंड एनर्जी के लिए, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है जी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन हमने माइनिंग पे और रिन्यूएबल एनर्जी पे डिस्कस किए हैं। होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, आपके लिए बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो सेशन लाते हैं, तो आपका एक लाइक हमारे लिए पता है क्या है, मोटिवेशन का काम करता है, मोटिवेशन का, ठीक है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 63 आपको ना यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स यूज ओरिजिनेटेड इन यूरोपियन फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। फिर दिया गया अर्ली आइडियाज़ वर एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ हंस कार्लोविट्ज। फिर दिया गया है द कंसेप्ट इनिशियली फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल टिम्बर हार्वेस्टिंग। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा, ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास मीनिंग क्या रहता है इसका, तो आप क्या बताओगे? आपको पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, दैट मीट्स, क्या याद रखोगे? दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, प्रेजेंट नीड्स विदाउट, बगैर किसके? कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। ओके, याद रखना, ठीक है। ये डिफाइंड किस में हुए थे? इतना तो आपको पता है, ये डिफाइंड हुए थे 1987 में। जो हमारे पास कौन सी रिपोर्ट थी? ब्रंटलैंड, ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, ठीक है, जिसका टाइटल क्या था? टाइटल्ड अवर सेंसस, टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। इनसे होता क्या ना, इकोनॉमिक ग्रोथ बैलेंस होती है, ठीक है, सोशल इंक्लूजन देखने को मिलता है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पे। द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड डेवलपमेंट वाज द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन राइट्स आज समिट, Rio+20 कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। 1972 में क्या होता है हमारे पास, याद रख लेना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट देखने को मिलती है। ये फर्स्ट क्या थी? ये हमारे पास फर्स्ट ग्लोबल, याद रख लेना, कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे। जो क्वेश्चन हमने ऊपर देखा ना, ये वाला, इसके बारे में याद रखना, कंसेप्ट शुरू हुआ था लगभग 17th से 18th सेंचुरी में यूरोपियन फॉरेस्ट्री में, और एसोसिएटेड है ये हंस कार्लोविट्स के साथ, और हिज बुक, इनकी एक बुक थी जिसमें ने ये 1713 में प्रमोटेड किया था सस्टेनेबल टिम्बर हार्वेस्टिंग को। बुक का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लो, SYLVICULTURA, ठीक है, सिल्वीकल्चरा, ठीक है। आगे आप लिखो OECO, इकोनोमिया, ठीक है, ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया 1713, ये बुक आप नोट कर लेना, जिसमें प्रमोटेड किया गया था सस्टेनेबल टिम्बर हार्वेस्टिंग को। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा जा रहा है द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन है। डेवलप्ड एज डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generation to meet their own needs was given in the स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, एजेंडा 21, मिलेनियम डिक्लेरेशन। सिंपल है, अभी मैंने आपको बता दिया था 1987 में, प्यारे दोस्तों याद रखना, ब्रंटलैंड, जो हमारे पास ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, तो इसमें ऑफिशियल डेफिनेशन दी गई थी, क्या? ऑफिशियल, याद रख लेना, डेफिनेशन ऑफ किसकी डेफिनेशन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे ना क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग वर आउटकम्स ऑफ द आज समिट। पहला स्टेटमेंट दिया गया अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। अडॉप्शन हुआ था एजेंडा 21 भी इसी में, ठीक है। अर्थ समिट की बात करें, ये 1992 की बात है, ठीक है। अर्थ समिट क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसमें प्रोड्यूस किया गया एजेंडा 21 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इक्विटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपको बताना है कौन सा सही है, बेस्ड किस पे है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। इन सब पे डिपेंड करते हैं। देखो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। 1972 में ना, आप याद रखना, 1972 में हमारे पास क्या आया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये चीज़ याद रखना इसके बारे में। ये फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट ग्लोबल, याद रखना, कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इसके रिलेटेड, ठीक है। फिर आप क्या याद रखोगे? फिर आप 1987 में याद रखोगे
ब्रंट लैंड रिपोर्ट, क्या ब्रंट लैंड रिपोर्ट, याद रखना। क्रोनोलॉजी बन जाती है कई बार, तो ये आप याद रखोगे। इसमें क्या किया गया, ऑफिशियल डेफिनेशन दी गई, क्या ऑफिशियल डेफिनेशन, किसकी ऑफिशियल डेफिनेशन दी गई, ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ एसडीजी की इंट्रोड्यूस की गई। फिर आप याद रखोगे 1992 में अर्थ समिट, क्या अर्थ समिट, याद रखना अर्थ समिट 1992। तो इसके बारे में क्या याद रखना है, प्रोड्यूस किया गया था किसको मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोड्यूस किया गया था एजेंडा 21 को, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ओके, याद रखना है। फिर हमारे पास 2000 में हमारे पास क्या आया प्यारे दोस्तों, 2000 में हमारे पास यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी आए थे, क्या आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स में ऐसे लिख देता हूँ। फिर हमारे पास 2012 में क्या होता है प्यारे दोस्तों, 2012 में आप नोट कर लेना, रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस आई, क्या याद रख लेना, रियो+20 कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसका आउटकम क्या था, आउटकम डॉक्यूमेंट अगर हम बात करते हैं, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे, ओके। फिर हमारे पास 2015 में क्या होता है ना, 2015 में हमारे पास याद रख लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, क्या आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, ठीक है, जो 17 गोल आए, कितने, 17 गोल, ठीक है, कितने पीरियड के लिए, 2016 से 2030 के पीरियड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके 3 पिलर है, 3 पिलर, एक इकोनॉमिक पिलर है, एक इकोनॉमिक पिलर, दूसरा आप याद रखना सोशल पिलर, क्या सोशल पिलर, और तीसरा इन्वायरमेंट पिलर। यहाँ तक आपको कुछ भी भूलना नहीं चाहिए, जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बता दी ना, ये आप ज़रूर नोट करोगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाती हैं यहाँ पे, जो भी मैंने चीज़ें लिखवाई, ये सारी की सारी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, गोल दिया गया है और ऑब्जेक्टिव दिया गया है, समझना। मैंने क्या कहा, अभी आपको मैं बता रहा था कि 2015 में ना यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, जिसमें 17 गोल थे, याद रख लेना, 169 टारगेट्स थे, कितने, 169 टारगेट्स, ठीक है। और टारगेट ईयर क्या था, टारगेट ईयर प्यारे दोस्तों था 2030, ठीक है। मोटो अगर आपसे पूछा जाए ना, मोटो क्या था, लीव नो वन बिहाइंड, नो वन बिहाइंड, इसका मोटो था। कुछ भी पूछता है JKSSB, समझ रहे हो। तो अब आपको जोड़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्ड। अब आप जोड़ो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके बारे में है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जोड़ना नहीं है, आपको पूछा है करेक्टली मैच कौन सा है, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, क्वालिटी एजुकेशन, नो, यहाँ पे आना चाहिए था ज़ीरो हंगर, क्या आना चाहिए था, ज़ीरो हंगर। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी नहीं करवाएगा, जितना हम आपके लिए मेहनत करते हैं ना, कोई भी नहीं करेगा। अभी रात के ना 1:30 बजे, ठीक है, जब मैं अभी क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बाकी एग्जाम्स भी हैं, हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स हमने लॉन्च करा है, उसमें बच्चों को पढ़ाना होता है, साथ ही साथ JKP कांस्टेबल वालों को पढ़ाना होता है, और साथ ही साथ हमें पेड में सुपरवाइज़र वालों को भी क्लासेस देनी होती हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है ना। तो आपका भी ये काम है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। तो चलिए, गोल और ऑब्जेक्टिव दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4, 5, 6, देखो मैंने सारे डालने की कोशिश करी है। अब देखो आपको फिर से बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 की बात करें जेंडर इक्वलिटी के लिए बिल्कुल सही है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सारे पेयर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है आपसे गोल और ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे भी बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 7, SDG 8, SDG 9। देखो SDG 7 की बात करें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। 8 की बात करें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही है। 9 की बात करें क्लाइमेट एक्शन, ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो आंसर क्या आएगा,
फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर ए आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है गोल और ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है 13, 14, 15 के बारे में पूछा गया है। 13 की जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, देखो 12 अगर आपसे पूछा जाए SDG 12, 12 किसके बारे में है? 12 रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल याद रख लेना, कंजम्पशन, ठीक है, एंड प्रोडक्शन के लिए है, एंड प्रोडक्शन के लिए, इतना तो आपको पता ही है पहले से ही। तो देखो ट्रिक भी मैंने आपको बताया था जब इस पर मैंने वीडियो डाला था अलग से, तो वो मैं पिन कर दूंगा आपको प्लेलिस्ट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए सही है, 14 लाइफ बिलो वाटर सही है, 15 लैंड ऑन लाइफ ऑन लैंड सही है। तो फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। ये सारे पेयर करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा जा रहा है आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, 12 और 17 के बारे में। देखो 11 किसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में, ये तो बिल्कुल सही है। और 12 की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन बिल्कुल सही है। और 17 की बात करें पार्टनरशिप वाला गोल, ये भी सही है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। टाइम नहीं वेस्ट करते, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। सारे के सारे यहाँ पे रिवाइज भी हो गए आपके। अब ना आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, दे वर अडॉप्टेड इन द ईयर 2000 बाई यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, दे कंसिस्ट ऑफ 8 ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स, दे वर बी अचीव्ड बाई 2030। बताओ क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, याद रख लेना। देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में क्या याद रखोगे? 2000 में ये अडॉप्टेड किए गए। कब? 2000 में ये अडॉप्टेड किए गए, ठीक है, बाई 192 UN मेंबर के द्वारा, ठीक है। टोटल इसमें कितने थे? टोटल इसमें 8 डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है, डेवलपमेंट गोल थे। और टारगेट पीरियड अगर आपसे पूछा जाए ना, टारगेट पीरियड तो प्यारे दोस्तों 2000 से 2015 के बीच में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा जा रहा है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय 10, 15, 20, 30, अभी बता दिया 2015, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे 75 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए गोल अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखना इसका आंसर है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये था इसके अंडर, ठीक है। देखो टोटल कितने थे? 8। पहला तो पॉवर्टी के रिलेटेड था, पहला पॉवर्टी के रिलेटेड, दूसरा था प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को। तीसरा था जेंडर इक्वलिटी को क्या करना, जेंडर इक्वलिटी को याद रखना, हमारे पास इक्वलिटी को यहाँ पे प्रमोट करना और वुमेन पावर के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे चौथा था रिड्यूस करना, किसको? रिड्यूस करना चाइल्ड, याद रख लेना, मोर्टेलिटी, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और पांचवा था याद रखना इम्प्रूव करना था मैटरनल हेल्थ को, किसको? मैटरनल हेल्थ को। और छठा था हमारे पास HIV एड के साथ क्या करना, यहाँ पे कम्बैट करना, ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह हो गया, ये चीज़ें आप याद रखोगे। और सातवां था इंश्योर करना इन्वायरमेंटल, क्या? इन्वायरमेंटल, याद रख लेना, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और 8 था हमारे पास ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए, ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए। होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए गोल अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी पढ़ लिया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यूनाइटेड नेशन अभी मैंने आपको बता दिया। 77 में पूछा जा रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे ये रिप्लेस्ड इनने किसको किया था? एजेंडा, रिप्लेस्ड किसके द्वारा किए गए? ऑप्शन आपके सामने एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये रिप्लेस किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा 2015 में। नंबर 78 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SDG ग्लोबल रैंकिंग, नॉर्डिक कंट्रीज डोमिनेट द टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल SDG रैंकिंग्स। फिर दिया गया फिनलैंड रैंक फर्स्ट इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रैंकिंग, मोस्ट ऑफ द टॉप 20 कंट्रीज इन द SDG रैंकिंग आर फ्रॉम अफ्रीका। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही है, तीसरा गलत है, ठीक है। याद रखना फिनलैंड फर्स्ट है इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा जा रहा है आपसे
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. Only about 17% of SDG targets are currently on track globally. Conflicts and environmental degradation have slowed global progress. All SDG targets are expected to be achieved by 2030. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ओनली 17% ऑफ SDG टारगेट्स आर करंटली ऑन ट्रैक ग्लोबली सही है. दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है. जी, ऑल SDG टारगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाई 2030, ऐसा नहीं है. तो ये चीज़ आप याद रखोगे. ठीक है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस करा ना, ये वाला फिनलैंड यहाँ पे याद रखना टॉप पे है. फिनलैंड टॉप पे, फिर स्वीडन आता है, स्वीडन, उसके बाद डेनमार्क. ठीक है, डेनमार्क. तो ये चीज़ आप याद रखोगे. ओनली 17% ऑफ ग्लोबल SDG टारगेट जो है ट्रैक पे हैं 2030 तक. ठीक है, तो इसमें चैलेंजेस एक क्लाइमेट एक्शन को लेके हैं, याद रखना. जो हमारे पास गोल नंबर 13 है और बायोडाइवर्सिटी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, ये स्टिल लैग है. तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो. ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज SDG इंडेक्स रैंकिंग. इंडिया रैंक 99th इन द ग्लोबल SDG इंडेक्स इन 2025. दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया entered द टॉप 100 इन द इंडेक्स और इंडियाज SDG स्कोर वाज अराउंड 67 आउट ऑफ 100. बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों सही है. इंडिया का रैंक 99th रहा, स्कोर इसका 67 रहा आउट ऑफ 100. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. 2023 में याद रखना इंडिया की पोजीशन 112 थी. कितनी थी? 112. 2023 में 109 थी इसकी 2024 में, और 99 था इसकी 2026 में. ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024. केरला एंड उत्तराखंड जॉइंटली रैंक्ड फर्स्ट अमंग स्टेट्स. तमिलनाडु इज अमंग द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट. चंडीगढ़ इज द टॉप परफॉर्मिंग UT. अब क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा. देखो, केरला एंड उत्तराखंड का स्कोर था 79, ये तो ठीक है. और तमिलनाडु जो थी वो नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर थी, ये भी सही है. और अदर टॉप स्टेट्स थी जो वो गोवा थी, फिर हमारे पास पंजाब हरियाणा, लेकिन चंडीगढ़ टॉप UT थी, ये भी सही है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट सिंस 2018 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में देखने को मिला है, ये भी नोट कर लेना. फास्टेस्ट इम्प्रूवमेंट किस में देखने को मिला सिंस 2018? एक तो हमारे पास UP और दूसरा हमारे पास उड़ीसा और तीसरा हमारे पास सिक्किम. ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए. फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ SDG इंडिया इंडेक्स. अचीवर कैटेगरी रिक्वायर्स ए स्कोर ऑफ 100. फ्रंट रनर कैटेगरी इंक्लूड स्कोर्स बिटवीन 65 एंड 99 और परफॉर्मर कैटेगरी इंक्लूड स्कोर्स बिलो 50. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑनली इसका सही है, तीसरा गलत है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं. अचीवर जो होता है ना वो 100% पे आता है, मैक्सिमम टारगेट मेट पे आता है. फ्रंट रनर 65 से, ये ठीक है. परफार्मर जो होती है ना, परफार्मर याद रखना ये 50 से 64 के बीच में होती है, ये मॉडरेट प्रोग्रेस को कहा जाता है, मॉडरेट को. और एस्पायरेंट जो होता है ना, एस्पायरेंट बिलो 50 होते हैं, नीड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जिसको ज़रूरत होती है. नंबर 83 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर SDG परफॉर्मेंस. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज कैटेगराइज्ड एज ए फ्रंट रनर इन द SDG इंडिया इंडेक्स. पहली बात, द रीजन हैज़ शोन इंप्रूवमेंट इन गोल्स सच एज जीरो हंगर एंड क्लाइमेट एक्शन. और जम्मू एंड कश्मीर इज क्लासिफाइड एज एन एस्पायरेंट कैटेगरी. आंसर क्या आएगा, सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. इसका स्कोर 65 था J&K का. ठीक है, पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑफ SDGs इन जम्मू एंड कश्मीर. इंडिकेटर फ्रेमवर्क हैज़ बीन डेवलप्ड. It monitors more than 200 indicators. It tracks target based on guidelines of नीति आयोग. क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है. तो ये सारे स्टेटमेंट इसके लिए सही हैं. ठीक है, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोटो ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. कोर प्लेज इज लीव नो बिहाइंड. क्या ये सही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर बिल्ड अराउंड द 5 पिलर्स, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. द SDG फोकस ऑनली ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. बताओ क्या आंसर आएगा. इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा गलत है. ठीक है, याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 86, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रैंकिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025-26. स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी. बताओ क्या आंसर आएगा. मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास फिनलैंड टॉप पे है, तो पहले फिनलैंड आएगा, ए में फिनलैंड आएगा. फिर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास
स्वीडन आता है। कौन सा? स्वीडन। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेकंड। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेकंड। फिर फर्स्ट, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, फिर हमारे पास जर्मनी। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको करेक्ट ऑर्डर में बताना था। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग एसडीजी रिलेटेड रिपोर्ट एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पूछ रहा है करेक्टली मैच कौन सा है। तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, नीति आयोग का काम क्या है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट फ्रेमवर्क में बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडिया के रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है एसडीजी के लिए, ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट ये गलत है। ठीक है, पेयर बताना था कौन सा सही है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये ऑल अबाउट ये क्वेश्चन किसके बारे में थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में थे। होप आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। पर 88 आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्या है? एक मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोसेस है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, याद रख लेना। ठीक है, इसमें इवेलुएट किया जाता है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बिफोर अप्रूवल। ठीक है, याद रख लेना। और एम है इसका इंश्योर करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंड मिनिमाइज करना नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। पूछा जा रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए स्ट्रक्चर्ड मेथड टू एवेलुएट पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। फिर दिया गया है कंसेप्ट ऑफ EIA, इमेज हुआ ग्लोबली इन द 1960s-70s, और इंडिया ने इशूड किया था अपना फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन 2006 में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, बताओ। सिंपल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। थर्ड वाला गलत है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं, EIA की। ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब है हमारे पास, जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, EIA के बारे में, ये एक टूल है जो यूज़ किया जाता है बिफोर स्टार्टिंग बिग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, रोड्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज टू स्टडी देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक प्रोसेस है, टूल है, जो बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले यूज़ होता है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं ना, जैसे डैम्स की बात करें, ठीक है, रोड्स की बात करें, माइनिंग की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इसे चेक किया जाता है कि प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है। तो सिंपल क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले इन्वायरमेंट पर उसका इफेक्ट स्टडी करना ही EIA है। समझ आ गया होगा। मेन पर्पस क्या रहता है EIA का? अर्ली प्रेडिक्शन। देखो अर्ली प्रेडिक्शन हेल्प्स करता है प्रेडिक्ट करने में इन्वायरमेंटल डैमेज बिफोर ए प्रोजेक्ट स्टार्ट। इसका मतलब है कि पहले से ही डैमेज का आइडिया लगाना। एग्जांपल, डैम बनाने से जंगल काट सकते हैं ना लोग, एनिमल्स का हैबिटेट खत्म हो सकता है ना, तो EIA से ये सब पहले पता चल जाता है। इसमें एक पर्पस है अर्ली प्रेडिक्शन। दूसरा है बेटर डिसीजन, हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड वेदर टू अप्रूव और मॉडिफाई ए प्रोजेक्ट। मतलब EIA रिपोर्ट देख कर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। इस रिपोर्ट को पहले देखा जाता है, प्रोजेक्ट अप्रूव करना है या नहीं करना है, मॉडिफाई करना है या प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है, तो ये बेटर डिसीजन में आता है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से मतलब क्या हुआ? इंश्योर्स करता है नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड। EIA का एम है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना, जैसे फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, रिवर्स हो गए, एयर एंड वाटर हो गया। ठीक है ना। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्रोमोट्स डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। इसका मतलब है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों को बैलेंस करना, यानी डेवलपमेंट हो लेकिन नेचर को ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक है। एरिया स्टडीड इन EIA, कौन से एरिया स्टडी किए जाते हैं? एक तो नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, एयर एंड वाटर, इसमें चेक होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का इफेक्ट फॉरेस्ट पे, वाइल्ड लाइफ पे, रिवर्स पे, एयर पे, वाटर पे क्या हो सकता है, इनको स्टडी किया जाता है। ह्यूमन हेल्थ भी आ जाता है इसमें। इम्पैक्ट ऑन पीपल लिविंग नियर द प्रोजेक्ट, इसमें स्टडी होती है कि नियर बाई लोगों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं फैक्ट्री पोल्यूशन। फैक्ट्री पोल्यूशन से क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों? फैक्ट्री पोल्यूशन से डिजीज़ हो सकती है। ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़ एंड लिवलीहुड से मतलब क्या हुआ? इससे देखा जाता है कि प्रोजेक्ट का इफेक्ट लोकल कम्युनिटीज़ पर, जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन पर क्या पड़ता है, लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, विलेज शिफ्ट होने हैं या नहीं होने हैं, इस तरह से इन चीज़ों को देखा जाता है। मेन स्टेप्स यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला स्टेप अगर आपसे पूछा जाए तो पहला स्टेप है स्क्रीनिंग। ठीक है। डिसाइड वेदर ए प्रोजेक्ट नीड्स EIA, सबसे पहले डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट को EIA की ज़रूरत है या नहीं, इसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। फिर होता है स्कोपिंग, आइडेंटिफाई किया जाता है इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू। पर स्कोपिंग की बात करें तो स्कोपिंग इस स्टेप में इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशूज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। जितने भी इन्वायरमेंटल इशूज़ होते हैं ना वो इसमें हमारे पास आइडेंटिफाई
मॉडिफाई किए जाते हैं, याद रख लेना, ठीक है। फिर हमारे पास है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन से मतलब क्या हुआ, स्टडी प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसमें साइंटिस्ट प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन का डेटा कलेक्ट करते हैं। एग्जांपल एयर क्वालिटी हो सकता है उसमें, ठीक है ना, एयर क्वालिटी हो सकता है, वाटर क्वालिटी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट कंडीशन कैसी है। और इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, याद रखना फोर्थ स्टेप। इससे मतलब क्या हुआ कि प्रिडिक्ट किया जाता है पॉसिबल इन्वायरमेंटल डैमेज को, इसमें फ्यूचर इन्वायरमेंटल डैमेज का प्रिडिक्शन किया जाता है। फिर हमारे पास मिटिगेशन मेजर्स सजेस्ट किए जाते हैं, वेज टू रिड्यूस हार्म। ये मतलब हमारे पास ये चीज़ आपको याद रखनी है, मिटिगेशन मेजर्स भी इसमें लिए जाते हैं। इस स्टेप में डैमेज कम करने के सोल्यूशन जो होते हैं ना वो सजेस्ट किए जाते हैं, याद रखना। और इस पेशेंट की बात करें, इसमें लोकल पीपल की ओपिनियन ली जाती है, ठीक है, याद रखना। और फाइनल रिपोर्ट अथॉरिटीज़ अप्रूव करती हैं, रिजेक्ट या मॉडिफाई करती हैं प्रोजेक्ट को। लास्ट में फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है अप्रूव करना है, मॉडिफाई करना है या रिजेक्ट करना है। तो की ऑब्जेक्टिव्स क्या है EIA के, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रख लेना की ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बात मिटिगेशन यानी इन्वायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करना या अवॉइड करना, रिड्यूस और अवॉइड इन्वायरमेंटल डैमेज। फिर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना है, बैलेंस डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन को, मतलब ये हुआ डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस मेंटेन करना। और पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब हुआ लोगों को डिसीजन में इंक्लूड करना, इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। तो सिंपल क्या है, EIA हेल्प करता है बैलेंस करने में किसको, डेवलपमेंट को एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। होप आपको ये सारी चीज़ें EIA के बारे में समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। लाइन में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग EIA लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। EIA नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या सही है या गलत? प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू A एंड B बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स डू नॉट अंडरगो एनी स्क्रीनिंग प्रोसीजर। बताओ क्या आंसर आएगा यहाँ पे। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। EIA नोटिफिकेशन इशूड की जाती है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, ये चीज़ आप याद रखोगे। और प्रोजेक्ट्स जो कैटेगराइज किए गए इनटू A एंड B ये बेस्ड हैं पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट पे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, याद रख लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। कैटेगरी A की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और ये अप्रेज किए जाते हैं सेंट्रल MOEFC के द्वारा। B की बात करें तो इसमें हमारे पास मॉडरेट इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो अप्राइज्ड होते हैं किसके द्वारा, स्टेट लेवल SEIAA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द EIA प्रोसेस। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एक्सपर्ट्स, लोकल कम्युनिटीज एंड NGOs। क्या आंसर आएगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर D, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के तीनों इसके लिए सही है, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस में, याद रख लेना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बन जाते हैं। फिर दिया गया, कंसीडर द स्टेप्स ऑफ EIA प्रोसेस, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा कलेक्शन, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स, अल्टरनेटिव असेसमेंट एंड पब्लिक कंसल्टेशन, रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। बताओ क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग भी है। देखो सबसे पहले है स्क्रीनिंग, सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग आता है, डिटरमाइन किया जाता है एक प्रोजेक्ट को कि वो फुल है या फिर पार्शियल है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। फिर स्कोपिंग आता है, फिर स्कोपिंग आता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को डिफाइन किया जाता है टर्म ऑफ रेफरेंस को। फिर बेस लाइन, हमारे पास बेस लाइन डेटा कलेक्शन आता है, तीसरा स्टेप, ठीक है। बेस लाइन डेटा कलेक्शन, पहला स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा बेस लाइन डेटा कलेक्शन, जिसमें स्टडी किया जाता है एग्जिस्टिंग एयर वाटर साइल नॉइस, ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास इम्पैक्ट और या फिर इम्पैक्ट प्रिडिक्शन या एनालिसिस की बात होती है, इसके बाद एनालिसिस की, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन देखने को मिलता है, पब्लिक कंसल्टेशन, याद रख लेना। फिर अप्राइजल देखने को मिलता है, ठीक है। फिर EMP आता है 7वें नंबर पे, जिसे आप इन्वायरमेंटल, याद रख लेना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान कहते हो, मैनेजमेंट प्लान, याद रख लेना। और 8वें नंबर पे आता है मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड कंप्लायंस, याद रख लेना, ठीक है जी। फिर पूछा जा रहा है 92 में, कंसीडर द फॉलोइंग इम्पैक्ट असेसमेंट बाय EIA। फिजिकल लैंड यूज हैबिटेट लॉस, बायोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना, सोशल डिस्प्लेसमेंट एंड लिवलीहुड, सोशियो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट हेल्थ।
ऑफ द अबव आर एक्सेस्ड इन EIA, कौन से एक्सेस्ड किए जाते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज़ द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? आइडेंटिफाइज करता है पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अर्ली, या फिर इंटीग्रेट किया जाता है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को इनटू प्रोजेक्ट प्लानिंग में, या फिर प्रमोट किया जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी को, या गारंटीज किया जाता है प्रोजेक्ट अप्रूवल को विदाउट मॉडिफिकेशन। बताओ क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, ठीक है। डी वाला गलत है। फिर आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ EIA। क्रिटिसिज्म कौन से हैं? ऑफन ट्रीटेड एज ए फॉर्मेलिटी rather than a rigorous assessment, reports may be incomplete, inaccurate or biased, lack of trained expert hindrances, hinders effectiveness, या always prioritizes environmental protection over economic development। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से आंसर चूज करो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फर्स्ट ये वाला सही है, ऑफन ट्रीटेड एज फॉर्मेलिटी rather than a rigorous assessment, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो इसमें ना पूछा जाएगा कि मिटिगेशन मेजर्स कौन कौन से हैं, मिटिगेशन मेजर इसके अंडर कौन से आते हैं। एक तो पोल्यूशन कंट्रोल आता है, याद रखना पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें एक ETP आता है, ETP का मतलब होता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरा होता है ESP का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और तीसरा होता है STP ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। एक मिटिगेशन में पोल्यूशन वाला आ गया, पोल्यूशन कंट्रोल। दूसरा होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक मिटिगेशन, ठीक है। और चौथा होता है हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर। ये हमारे पास इसके मिटिगेशन याद रख लेना, मेजर से जो बोले मैंने ये नोट कर लेना। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स highlighting EIA outcomes. 3 gorge dams in China implemented mitigation measures due to EIA. London 2020 Olympics minimized biodiversity impact through EIA. भोपाल गैस ट्रेजिडी occurred despite a comprehensive EIA। आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये पहले दोनों सही हैं, तीसरा गलत है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। पॉजिटिव EIA आउटकम की एग्जांपल अगर आपसे पूछे ना, पॉजिटिव EIA आउटकम की कौन सी एग्जांपल है, तो ये 3 गॉज डैम। कौन सा? 3 गॉज डैम, जो कहाँ पे है? चाइना में, ठीक है। और लंदन ओलंपिक ये भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। फेलियर ड्यू टू पोर EIA हमें भोपाल गैस ट्रेजिडी में देखने को मिला था, फेलियर की वजह से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा जा रहा है, रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट इन EIA इन इंडिया, ड्राफ्ट EIA 2020 प्रपोज रिड्यूसिंग टाइम फॉर पब्लिक हियरिंग, ड्राफ्ट EIA 2020 एक्सपायर्ड एंड वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, GIS एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन EIA। आपको बताना है क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ड्राफ्ट EIA 2020 प्रपोज रिड्यूसिंग टाइम फॉर पब्लिक हियरिंग सही है। ड्राफ्ट EIA 2020 एक्सपायर्ड एंड वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ये भी सही है। और GIS एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन EIA ये भी सही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखोगे, रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया है, की ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ EIA इंक्लूड इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस, इनकॉर्पोरेटिंग क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट्स, इंक्लूडिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच एंड इंडिजीनियस नॉलेज। क्या आंसर आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सारे ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना। फिर आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। EIA इज ए स्टैट्यूटरी प्रोसेस अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या ये सही है? EIA एवेलुएट्स ओनली इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इग्नोरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। क्या ये सही है या गलत? अप्रूवल ऑफ ए प्रोजेक्ट इज कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ EIA प्रोसेस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पहला भी ठीक है, थर्ड भी, दूसरा गलत है। देखो आपको क्या याद रखना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इन इंडिया के बारे में लीगल बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, EIA इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। मीनिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए प्रोसेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बिफोर इट स्टार्ट्स। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। पर्पज इसका है हेल्प्स करना टू आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट करना पॉसिबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल
एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कोप क्या है, यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, हाईवेज एंड पावर प्लांट के लिए। प्रोसेस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक स्टडी, प्रेडिक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, सारी चीज़ें बता दी। डिसीजन टूल की बात करें तो मदद करता है अथॉरिटीज़ की अप्रूव करने में, मॉडिफाई करने में या रिजेक्ट करने में प्रोजेक्ट को। और गोल क्या है, इंश्योर करना है डेवलपमेंट विद मिनिमम डैमेज टू द इन्वायरमेंट। और ये अकॉर्डिंग टू ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा, ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की स्टेप्स इन EIA प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर 2006 नोटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा कलेक्शन, पब्लिक कंसल्टेशन, हियरिंग, अप्राइजल बाय EAC, SEIAA एंड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, अभी बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये की स्टेप्स हैं EIA प्रोसेस में एज पर द 2006 नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा जा रहा है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड बाय द सेंट्रल MOEFCC, दूसरा कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड बाय द स्टेट लेवल SEIAA, बोथ कैटेगरीज रिक्वायर द सेम स्क्रीनिंग प्रोसेस। बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा जा रहा है, एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग मैंडेटरी EIA इन इंडिया इंक्लूड्स, यहाँ पे मैंडेटरी है EIA, हाईवेज, एयरपोर्ट एंड पोर्ट्स, माइनिंग, थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, स्मॉल स्केल हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन। क्या आंसर आएगा, याद रखना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये वाला गलत है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग मैंडेटरी EIA इन इंडिया इंक्लूड हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, माइनिंग, थर्मल पावर एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिटिगेशन मेजर्स आर पार्ट ऑफ EIA इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, पोल्यूशन कंट्रोल, ETP, STP, ESP, ये अभी मैं आपको बता रहा था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एफोरेस्टेशन, ग्रीन बेल्ट्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, सोशियो इकोनॉमिक मिटिगेशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान्स, वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग एंड लैंडफिल मैनेजमेंट। क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर चूज़ करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सारे पॉइंट याद रख लेना, ये मिटिगेशन मेजर हैं जो पार्ट हैं EIA इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का, ठीक है, सारे याद रख लेना। पूछा जा रहा है कि फीचर्स ऑफ EIA प्रोसेस इन इंडिया इंक्लूड टाइम बाउंड प्रोसेस फ्रॉम स्क्रीनिंग टू फाइनल डिसीजन मेकिंग, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इनटू A and B, पब्लिक हियरिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। क्या आंसर आएगा, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रख लेना, टाइम बाउंड प्रोसेस फ्रॉम स्क्रीनिंग टू फाइनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इनटू A and B, ये भी सही है, और पब्लिक हियरिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन भी सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करोगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखो आपने याद क्या रखना है, ये मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोसेस है, क्या है, स्टैट्यूटरी, याद रख लेना प्रोसेस, ठीक है, अंडर किसके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। की प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग EIA, याद रखना, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आते हैं, इनर्जी के रिलेटेड आ सकते हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट जो हो गए, माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, माइनिंग और इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो ये रिवर वैली प्रोजेक्ट इसमें आते हैं। 6 के नोटिफिकेशन के रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, स्क्रीनिंग पहला, फिर स्कोपिंग, ठीक है, फिर बेस लाइन, SSB याद रख लेना, JKSSB है ना, तो ट्रिक याद रख लेना, SSB, पहले 3 क्या हो गए, स्क्रीनिंग, ठीक है, फिर हमारे पास स्कोपिंग, फिर हमारे पास बेस लाइन, बेस लाइन क्या, बेस लाइन डेटा कलेक्शन, ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, उसके बाद फिर पब्लिक कंसल्टेशन, और फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, और साथ साथ अप्रेजल, और हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंप्लेंट्स। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, और मिटिगेशन मेजर्स मैंने आपको बताए थे कि एक तो पोल्यूशन कंट्रोल आता है इसमें, ठीक है, मिटिगेशन में हमारे पास क्या क्या आता है, पोल्यूशन कंट्रोल आता है इसमें, याद रख लेना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आता है, सोशियो इकोनॉमिक मेजर्स आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक याद रख लेना, और वेस्ट मैनेजमेंट कितने हो गए, ये 4, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नंबर 104 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA कैटेगरीज इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट रिक्वायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट MOEFCC, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर क्लियर्ड बाय द स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA, Category B1 projects require a full EIA report and public consultation. Category B2 projects are exempted from preparing a full EIA report. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
सेकंड, थर्ड एंड फोर ओनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्लियर। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि क्वेश्चंस आपके सामने रखने की कोशिश की जाए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। जो पोल्यूशन वाला टॉपिक है ना, उस पर मैम ने आपको 200 MCQs का सेशन दिया हुआ है, 200 MCQs का, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। और उससे पहले वाले जो टॉपिक्स है ना, बाकी जैसे कि हमारे पास JNK के रिलेटेड कुछ टॉपिक दिए गए हैं 3-4, वो हम सेकंड मैराथन सेशन में भी कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट मैराथन सेशन तो एक तो बचे हुए टॉपिक पे आएगा, और बाकी किस पे लाना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना, कमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसे हमें क्या पता आपको कौन सी चीज़ ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपने पढ़ के रखी हैं और कौन सी चीज़ें आपको अभी पढ़नी बाकी हैं। ताकि वीडियो सेशन के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि इस मंथ में आप जितनी ज़्यादा नेकियां करोगे, अच्छे काम करोगे, उसका सिला भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।